एग्ज़ाम में क्या आरटी वाले स्टूडेंट्स, कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स, एडिशनल बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स, एडिशनल अदर सब्जेक्ट्स वाले स्टूडेंट्स, या फिर जो उनका कंपार्टमेंट आ गया है, एनआईओएस आ गया है, एनआईओएस से उन्होंने पास किया है, क्या ये सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं? आज की वीडियो में यही हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इस तरह के क्राइटेरिया वाले बच्चे एलिजिबल है कि नहीं है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। नीट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे डाउट्स आते हैं कि मैम हमारा कंपार्टमेंट आ गया है, हमने एनआईओएस से पास किया है, तो हमारा आरटी आया हुआ है, क्या हमें आरटी क्लियर करना पड़ेगा, हम नहीं कर पा रहे आरटी क्लियर, या फिर हमने एडिशनल बायोलॉजी ले रखा था, हमारा 12th में कुछ और था, फिर बाद में हमने बायोलॉजी लेके किया है। सो क्या ऐसे बच्चे एलिजिबल हैं? सो वन बाय वन मैं हर एक क्राइटेरिया वालों को आंसर देती हूँ, फिर आप उसे फॉलो कर लेना। देखो, सबसे पहली बात अगर करें कि अच्छा, एक और डाउट आता है क्या हम बीएससी कर चुके हैं, एमएससी कर चुके हैं, हम लोग एलिजिबल हैं? ये सारी बातें मैं क्लियर करूँगी। सबसे पहली बात करते हैं एडिशनल बायोलॉजी वाले। अगर आपने 12th में कोई और सब्जेक्ट ले रखा था, मान लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले रखा था, और आपने बायोलॉजी नहीं किया था, फिर आपने सोचा नहीं हमें तो नीट एग्ज़ाम देना है, बाद में पता चला कि बायोलॉजी उसमें लगता है, सो आपने बायोलॉजी एडिशनली दिया, बाद में बायोलॉजी दिया, ठीक है, बायोलॉजी का अलग से आपने एग्ज़ाम दे दिया। सो क्या ऐसे बच्चे एलिजिबल हैं? तो आंसर है हाँ बच्चों, आप बिल्कुल एलिजिबल हो। आपके टोटल 3 सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश, 4 होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश। ये 4 अगर सब्जेक्ट हैं आपके 12th में, भले ही आपने 1-2 साल बाद इनमें से कोई सब्जेक्ट किया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही 4 सब्जेक्ट ज़रूरी हैं आपके। एडिशनल हो ना हो उससे कोई मैटर नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात होनी चाहिए कि 12th में अगर आप जनरल कैटेगरी हो, सो टोटल मिला के आपके 50% होने चाहिए, ठीक है। अगर आप जनरल पीडब्ल्यूडी हो, ठीक है, पीडब्ल्यूडी हो मतलब कि फिजिकली हैंडीकैप हो और जनरल कैटेगरी से हो, सो आपके मिनिमम 45% होने चाहिए। एससी एसटी ओबीसी हो या इनके पीडब्ल्यूडी हो, यानी कि एससी से पीडब्ल्यूडी हो, एसटी से पीडब्ल्यूडी हो या ओबीसी से पीडब्ल्यूडी हो, तो आपके मिनिमम 40% होना चाहिए। परसेंट वाली क्राइटेरिया सबको फॉलो करनी पड़ेगी, बाकी सारी क्राइटेरिया मैं वन बाय वन बता रही हूँ। सो एडिशनल बायोलॉजी वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस ये परसेंट वाली क्राइटेरिया पूरी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जिन्होंने बीएससी दे रखा है या एमएससी कर लिया है 12th के बाद, या बहुत साल का गैप कर लिया है, कोई भी अदर कोर्स कर लिया है, तो क्या वो बच्चे एलिजिबल हैं? तो हाँ, आप बिल्कुल एलिजिबल हो, क्योंकि अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है इसमें। आप चाहे जितने साल के हो जाओ, आप 30 साल 40 साल के हो जाओ, आप बिल्कुल एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हो। नीट के एंट्रेंस एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं, क्या एनआईओएस वाले एलिजिबल हैं, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन बोर्ड, जो ओपन बोर्ड है आपके, वहाँ वाले बच्चे एलिजिबल हैं? अब कई सारे बच्चे नहीं जानते हैं एनआईओएस क्या है, तो मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। देखो, कई बार क्या होता है, बच्चे फेल हो जाते हैं या उनका कंपार्टमेंट लग जाता है, और बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं जो दोबारा मौका नहीं देते। सो एनआईओएस एक ऐसा बोर्ड है जो फेल्ड स्टूडेंट को दोबारा पास होने का मौका देता है। सो बच्चे क्या करते हैं, एनआईओएस बोर्ड से यानी कि ओपन स्कूल से, ओपन स्कूल मतलब वहाँ पे रेगुलर क्लास नहीं चलती है, बस आपको एग्ज़ाम देने जाना होता है और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। सो ओपन बोर्ड से अगर आपने पास किया है, तो क्या आप एलिजिबल हो नीट के लिए? तो आंसर है हाँ, आपने पास कर लिया है। आपके जो मैंने परसेंटेज क्राइटेरिया बताई, वो परसेंटेज आप फुलफिल करते हो, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपने किसी भी बोर्ड से पास किया हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात आती है कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट की। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में अगर कंपार्टमेंट है, तो क्या आप एलिजिबल हो? आंसर है नहीं, आपको पहले अपना कंपार्टमेंट क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल हो। हाँ, ये है कि मान लो इस साल कंपार्टमेंट आया और इसी साल नीट का एग्ज़ाम देना है, मान लेते हैं आपका कंपार्टमेंट आ गया, आपको नीट का एग्ज़ाम देना है, सो आप फॉर्म तो भर सकते हो, फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप काउंसलिंग तभी करवा पाओगे जब आप ये अपना कंपार्टमेंट क्लियर कर लो, और एनआईओएस बोर्ड के द्वारा आप आसानी से क्लियर कर सकते हो, कुछ ही महीने में इसके एग्ज़ाम्स होते रहते हैं। सो आप पढ़ के अपना वो सब्जेक्ट क्लियर कर सकते हो, लेकिन जब तक क्लियर नहीं है तब तक आप नीट की काउंसलिंग में नहीं बैठ पाओगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आरटी वाले स्टूडेंट की, जिनका रिवीजन थ्योरी लग गया है, जिनको थ्योरी रिवाइज करने का यानी कि रिपीट थ्योरी का मतलब ऑर्डर आ गया है उनके रिजल्ट में। सो क्या वो बच्चे एलिजिबल हैं? तो बच्चों हाँ, आप बिल्कुल एलिजिबल हो, अगर आप परसेंटेज वाली क्राइटेरिया पूरी कर रहे हो, जो कि मैंने बताया था जनरल के लिए 50%, ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए भी 50% ही होता है। सो ये जो परसेंटेज क्राइटेरिया जब तक आप पूरी कर रहे हो तब तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आरटी वालों के लिए।
सो आरटी वाले, हाँ, अगर बायोलॉजी में आरटी आ रही है तो ज़रूर एक बार NIOS बोर्ड वाला या किसी भी तरह वो अपना आरटी क्लियर कर ले तो अच्छा रहेगा। आप ज़्यादातर इंस्टीट्यूट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जैसे एम्स वगैरह में आरटी वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होते हैं। सो आप ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे अगर आप क्लियर कर लो। नहीं भी क्लियर करते हो, परसेंटेज आप फुलफ़िल कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट बात यह है कि कितनी बार नीट दे सकते हैं। सो बच्चों, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप मन चाहे जितनी बार दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी आप कितनी बार देना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। ठीक है, इसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं है, कितने साल तक आप दे सकते हो, कितनी बार दे सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। बस मिनिमम एज इसमें है कि मिनिमम आपका 17 साल होना चाहिए 31 दिसंबर से पहले। मान लो आप 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हो, सो 2025 के 31 दिसंबर से पहले आपका 17 साल पूरा हो जाना चाहिए। यानी 2025 में एग्ज़ाम देना है तो 2025 में ही आपका 17 साल पूरा हो जाना चाहिए, चाहे जिस भी महीने में पूरा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अच्छा, सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। मैंने आपको एज बता दिया, BSc वाला बता दिया, एडिशनल बायोलॉजी वाला बता दिया, NIOS वाला बता दिया, कंपार्टमेंट RT कितनी बार अटेम्प्ट दे सकते हैं, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। इसके अलावा भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप बिल्कुल कमेंट में मेंशन करो। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है। और एक और बात बच्चों, हम लोग ने नीट 2025 के लिए एक न्यू प्लेलिस्ट बना दी है। नीट 2025 का अगर आप एग्ज़ाम देने का सोच रहे हो और आप चाहते हो साल भर आपको गाइडेंस मिलती रहे, समय समय पे जो भी अपडेट्स आ रही हैं मिलती रहें, सो उसके लिए आप हमारी वो प्लेलिस्ट सेव करके रखो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अगर नहीं ढूंढ पाते हो तो आप सिंपली कॉमेंट कर देना, हम लोग आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है? अच्छा, सो उस प्लेलिस्ट को आप सेव करके रखो। उसमें आपकी जानकारी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। समय समय पर जैसी जैसी अपडेट्स रहेंगी हम लोग आपको प्रोवाइड करते रहेंगे और वो अपडेट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगी। सो टाइम पे आप उसे चेक करते रहना, नीट की प्लेलिस्ट, उसे सेव रखना, साल भर तो आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है? अभी से लेकर के काउंसलिंग तक, आपके एडमिशन तक हम लोग उसमें वीडियोज़ अपलोड करेंगे और आपकी ज़रूरत की वीडियोज़ अपलोड करेंगे। जो आप मांगोगे वो वीडियो आपके मिलेगी। ठीक है? सो 2025 से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, खुल के डाउट बताओ। किसी और एग्जाम से रिलेटेड डाउट है तो भी बताओ। किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट है आप बता सकते हो। क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आप नीट 2025 की पूरी जानकारी चाहते हो, A to Z सब कुछ जानना चाहते हो उसके बारे में, तो भी आप कमेंट करो, मैं उस पर जल्दी एक वीडियो लाने वाली हूँ। ठीक है? दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।